हेलो बच्चों, आज हम लोग इक्विवेलेंट मास को दूसरे तरीके से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि इक्विवेलेंट मास जो है हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से स्टार्ट किए थे। हम लोग लिखे थे इक्विवेलेंट मास या वेट, कल वेट लिख रहे थे, तो इक्विवेलेंट मास या वेट इज इक्वल टू क्या था हमारा, मॉलिक्यूलर मास बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या था, ये कल लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। इक्विवेलेंट मास था मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। अब जो है हम लोग दूसरे तरीके से समझेंगे कि इसमें इसके डेफिनेशन को कैसे, मतलब कहीं कहीं डेफिनेशन के थ्रू भी डिफाइन किया गया है, जिसका कि यूज़ फराडे सेकेंड लॉ में किया गया है। कैसे, तो थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन होता है that mass of substance मतलब एनी सब्सटेंस, चाहे वो आयन हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, मतलब जो भी हो आपका, वो समझ लीजिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में वो डिमांड करेगा वैसे वैसे हम लोग उसको वहाँ पे रिलेट करते चले जाएंगे। तो लिखा है दैट मास ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ, मतलब सब्सटेंस का वो मास जो रिएक्ट कर रहा है, दैट रिएक्ट विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए कहीं कहीं ग्राम लिखा रहता है, कहीं कहीं पार्ट लिखा रहता है। आप अगर पार्ट में अगर कंफर्टेबल है तो पार्ट कर दीजिए, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम में है कंफर्टेबल तो ग्राम लिख दीजिए, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन is called atomic equivalent mass of that substance, is called equivalent mass of that मतलब ये जो सब्सटेंस था उसका इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस। समझिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। डेफिनेशन लिख दिए, डेफिनेशन का जरूरत ऐसे कहीं पढ़ने जा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पे दो तरीके से है हमारा। एक तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा, क्योंकि इसी लॉ का यूज हम लोग करेंगे। और लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो फराडे साहब के सेकेंड लॉ में यूज किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट मास किसको कर रहे हैं, दैट मास ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन के साथ तो 1 पार्ट या 1 ग्राम बोलिए, ऑक्सीजन के साथ 8 पार्ट और क्लोरीन के साथ 35.5 पार्ट। ठीक है, ध्यान देना, इसी पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कोई एलिमेंट है M। क्या है, कोई एलिमेंट M, ठीक है। वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और वो बना रहा है MH। क्या बना रहा है, M और H, मतलब कोई कंपाउंड है MH करके। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि इसका वैलेंसी 1 है, क्योंकि अब तक तो हम लोग वैलेंसी के बारे में जान चुके हैं और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्मूला निकालते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन ये M है, ये कुछ भी हो सकता है। आपको अगर लग रहा है कि इसका वैलेंसी 2 लेकर बनाना है, आप 2 लेकर बनाइए। आप 3 लेकर बनाना है, 3 लेकर बनाना है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने के लिए। ठीक है, समझेंगे। मान लेते हैं इसका क्या है, x ग्राम है और इसका क्या है, y ग्राम है। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, x प्लस वाई ग्राम। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट साइड का जो मास है वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए ही वैलिड है। ध्यान रखिएगा, कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है तो समझिए कि उसमें आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, तब जाके आप रिडॉक्स रिएक्शन की भी चर्चा कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास की भी चर्चा कर सकते हैं, उसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बताइएगा, यहाँ x है प्लस y है और इसे क्या बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है जिसका मास क्या होगा, x प्लस वाई होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हम बोलने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y ग्राम। यहाँ पे कितना है, y ग्राम। तो ये बताइए, लिख सकते हैं ना कि y ग्राम हाइड्रोजन जो है
y ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट कर रहा है, तो x ग्राम सब्सटेंस या मेटल कर दीजिए, x ग्राम मेटल से या मेटल या कोई भी सब्सटेंस m से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तब 1 ग्राम जो होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, तो x बटा वाई इंटू वन, एक्स बटा वाई इंटू वन। मतलब ये जो आया ये क्या आया, इक्विवेलेंट मास किसका, इस m का। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन बोले हैं कि वह मास उस सब्सटेंस का जो रिएक्शन कर रहा है 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन से, तो 1 पार्ट या 1 ग्राम से कितना कर रहा है, इतना रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है, इतना रिएक्शन कर रहा है। मतलब अगर इक्विवेलेंट मास है, इसको हम लोग मिटाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां से यहां देखिएगा कि अगर इक्विवेलेंट मास की बात करें, इक्विवेलेंट मास किसका, इस m सब्सटेंस का कितना हो जाएगा, तो ये x बटा वाई इंटू वन। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां से इस 1 को इधर कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट मास बटा m अपॉन 1। आप कहेंगे सर 1 को इधर इधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम लोग लास्ट में जो समझेंगे वहां पे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी क्या है, x बटा वाई, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेट ऑफ किसका है, m का, मतलब जो सब्सटेंस यूज किया, ये वेट किसका है, हाइड्रोजन का। ये इक्विवेलेंट मास किसका है, उस मेटल का। और ये 1 क्या है, ये इक्विवेलेंट मास है किसका, हाइड्रोजन का। किसका है, इक्विवेलेंट मास हाइड्रोजन का। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट या मास यूज किया है, तो मास यूज कीजिए, मास किसका, m का, अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका, आपका हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू वेट किसका, इस m का, और ये वेट किसका, H का। मतलब यहां से आपका फॉर्मूला आया, जनरल कंडीशन में अगर हम लोग बोले तो E1 बटा E2 इज इक्वल टू W1 बटा W2। समझ में आया, मतलब M1 बटा M2 भी कर सकते हैं, W1 बटा W2 भी कर सकते हैं, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री 2-3 जगह पे जो है ना आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुछ जगह पे केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम वेट और मास सेम लेते हैं, कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा टेंशन होगा, खास करके जब हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ते हैं, सॉल्यूशन इसमें मोलारिटी नॉर्मलिटी की बात करते हैं वहाँ पे। मतलब ये फार्मूला फिर से आपको दिखाई देगा। अभी तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चल रहे हैं 11th के, और वहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब फैराडे लॉ आएंगे तब भी सेकेंड लॉ में ये देखने को मिलेगा। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट किए थे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किए थे। ये था कि कोई सब्सटेंस m है, H से रिएक्शन कर रहा है और ये कर रहा है, तो y ग्राम जो हाइड्रोजन है कितने से रिएक्शन कर रहा है, x ग्राम से, तो 1 ग्राम इतने से ये क्या हो गया, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हो गया। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास सब्सटेंस का इतना, और ये फार्मूला आपका आ गया। समझ में आया, मतलब कि अगर एक जिसका इक्विवेलेंट मास उसी का यहाँ पे मास, या कह सकते हैं कि मास जो है वो इक्विवेलेंट मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास के, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक नियम आ गया, एक रूल आ गया, एक ऑब्जेक्टिव के लिए तो सही हो गया ना कि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ध्यान देते हैं। और इस फार्मूला का यूज तब करेंगे जब हमको कोई 2 एलिमेंट दिया रहेगा, जिसमें कि एक का तो हमको पता है इक्विवेलेंट मास और दूसरे का हमें निकालना है। ठीक है,